हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। और मैं आज आपके सामने आपका जो 11वीं क्लास का भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत जो आपकी पुस्तक है उसका अध्याय 15 लेकर आ गया हूं। इसमें जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, देखिए उत्तर बिल्कुल छोटा है ना, कि जीवधारियों का, जीवधारी मतलब जो हम जैसे प्राणी, जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे, सब जीवधारी तो हैं जिसमें जीवन है। तो जीवधारियों का आपस में व पर्यावरण से अंतर संबंध, किससे, इन्वायरमेंट से, हमारे चारों तरफ के इन्वायरमेंट से अंतर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन, इनका एक अध्ययन है ना, हम जीवधारियों का और पर्यावरण के संबंधों का एक अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। यह अध्ययन जो है उनके जन्म, किनके, जीवधारियों के जन्म, विकास और वितरण, कि उनका जन्म कैसे होता है, वो विकसित कैसे होते हैं, और वितरण मतलब किन भौगोलिक स्थितियों में वो रहते हैं, उनसे संबंधित है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने, पारितंत्र क्या है, संसार के प्रमुख पारितंत्रों को प्रकार बताइए। तो देखिए, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का, किसी भौगोलिक क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारी, समूह के जीवधारी मतलब किसी एक समूह की जीवधारी, जैसे मानव हुए अलग, है ना, जानवर अलग, इस प्रकार के समूह, जैसे पक्षी अलग, इस समूह के जीवधारी का भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह क्या होती है, एक जगह से ऊर्जा दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, वही ऊर्जा प्रवाह कहलाती है। ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों। अब खाद्य श्रृंखला या पोषण श्रृंखला क्या है वो आपको आने वाले कुछ क्वेश्चनों में पता चलेगा। ठीक है, रूप से समायोजित होते हैं। और जो पारितंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। देखिए नीचे मैं आपको एक चित्र बताता हूँ पारितंत्र का। ठीक है, एक मिनट। तो देखिए, आने वाले कुछ क्वेश्चनों में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पारितंत्र को, तो तभी मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा दूंगा। बस आप वीडियो देखते जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है, देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र मतलब एक पर्यावरण तंत्र में, पारिस्थितिक मतलब जहाँ रहते हैं, है ना, एक स्रोत दूसरे स्रोत में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगर अभी आपकी समझ में नहीं आई तो मैं बताऊं, जैसे कि पौधों को जो छोटे जानवर खाते हैं, देखिए सूर्य से पौधे एनर्जी लेते हैं, यानी ऊर्जा। ये ऊर्जा छोटे पौधे जो प्रथम उपभोक्ता होते हैं, है ना, जैसे कि बकरी, गाय वगैरह हुई, इनको ये खाते हैं और फिर इनसे ऊर्जा कौन लेते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे शेर हुआ या कुछ हुए। तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला चलती है। मैं आपको, देखो इसको पहले मैं समझा देता हूँ कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक स्रोत से दूसरे स्रोत में ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। सबसे पहले है आपका चराई खाद्य श्रृंखला। तो चराई खाद्य श्रृंखला क्या है, सुनिए। यह खाद्य श्रृंखला पौधों, उत्पाद, पौधों यानी उत्पादक, पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक, से आरंभ होकर मांसाहारी, जिनको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, मांसाहारी जिनको हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं, याद रखना, तक जाती है। कहाँ से जाती है, पौधों से लेकर मांसाहारियों तक जाती है। इसके चार प्रमुख स्तर हैं, किसके, चराई खाद्य श्रृंखला के चार प्रमुख स्तर हैं। अब चराई खाद्य श्रृंखला के चार प्रमुख स्तर किस प्रकार के हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उपभोग उत्पादक हैं, जो पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं यानी उत्पादक को खाते हैं।
पौधों को खाने वाले शाकाहारी। फिर द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, जो इनको खाते हैं, किनको, शाकाहारी को। और फिर होते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता मतलब सर्वाहारी, जो इनको भी खाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए अगला कि अपर्दन खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की है, एक तो चराई खाद्य श्रृंखला और एक अपर्दन खाद्य श्रृंखला। तो अपर्दन खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है। किनसे? चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थ, तथा इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। जैसे कोई भी तृतीयक उपभोक्ता जब सभी को चट करके जाता है और जब वो खत्म हो जाता है तो वो एक मिट्टी में मिल जाता है और अपघटित हो जाता है मिट्टी में ही मिलकर, जिससे क्या है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक चित्र देखने के लिए मिलेगा। देखिए जैसे ये चराई खाद्य श्रृंखला का चित्र है। किसका? चराई खाद्य श्रृंखला। जैसे घास फूस को किसने खाया? कीट ने खाया। कीट को किसने खाया? मेंढक ने खाया। और मेंढक को किसने खाया? सांप ने खाया। और सांप को किसने खाया? बाज ने खाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्पादक। ये क्या होगा आपका? उत्पादक, सॉरी, ये हुआ आपका उत्पादक, है ना। और ये दोनों, ये तीनों जी हुए ना आपके, ये क्या हुए? ये हुआ आपका प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, ये हुआ आपका द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। और ये हुआ आपका तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब और नीचे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं परस्पर संबंधित होती हैं। इन खाद्य श्रृंखलाओं का सम्मिलित रूप खाद्य जाल कहलाता है। जितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, जैसे चराई खाद्य श्रृंखला और अपर्दन खाद्य श्रृंखला, और चराई खाद्य श्रृंखला में भी उसके 4 स्तर हैं, तो ये आपस में क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं, मिली जुली रहती हैं। मतलब एक नियमित रूप नहीं होता कि कोई भी किसी को खा सकता है, जी मतलब सब पे लागू नहीं होता, लेकिन होता जरूर है ना। जैसे सांप बिल्ली आदि चूहे पर निर्भर है। सांप बिल्ली किस पर निर्भर है? चूहे पर निर्भर है। ठीक है, जो अन्न खाता है, क्या खाता है? जो अन्न खाता है। तथा द्वितीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीयक ही से अपने भोजन की पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर करता है, एक से अधिक प्रकार के। अब देखिए, जस्ट मिनट, जैसे कि आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में सबसे पहले क्या है? जो बाज है, क्या है? बाज। फिर देखिए बाज जो है सांप को खाता है ना, है ना। और सांप जो है चूहे को खाता है। ठीक है, और डायरेक्ट जो है बाज चूहे को भी खा सकता है। ठीक है, लोमड़ी जो है, और देखिए आगे क्या है, ये बाज जो है मेंढक को खाता है। मेंढक जो है टिड्डे को खाता है। टिड्डा छोटे छोटे कीड़े कीट पतंगों को भी खाता है। ठीक है, और देखिए और है इसमें कि जो लोमड़ी है वो खरगोश को खाती है। ठीक है, जो लोमड़ी है वो खरगोश को खाती है ना। लोमड़ी को बाज खाता है। ठीक है, जैसे बाज, सॉरी, लोमड़ी को, हाँ, लोमड़ी जब मर जाती है तो बाज ही तो उसको खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए जाल जो है जो बुना टाइप का रहता है, इसे ही खाद्य श्रृंखला, सॉरी, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बायोम क्या है? बायोम, तो देखिए पर्यावरण तंत्र में प्राणी तथा पौधे दोनों तरह रहते हैं। प्राणी भी रहते हैं और पौधे भी रहते हैं। समस्त पौधों तथा प्राणियों का एक समुदाय जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर मिलता है उसे बायोम कहते हैं। जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर प्राणियों और क्या पौधों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, इसे हम बायोम कहते हैं, बायोम। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि जैव मंडल कैसे बना? जैव मंडल कैसे बना? तो जो जैव मंडल है सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों, सूक्ष्म जीव और अनेक चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक संबंध से जैव मंडल बना है। जहाँ जीवित वस्तुएं, जीवित निवास करते हैं, सजीव निवास करते हैं, वहीं तो जैव मंडल है। ठीक है, जहाँ पर पौधे, जंतु, प्राणी, सूक्ष्म जीव और अन्य चारों तरफ का पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर रहता है और अंतर संबंधित होता है। अगला है
कि पारिस्थितिक अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे तथा जीव जंतु विकास क्रम द्वारा इस पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वह पारिस्थितिक अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन मतलब क्या होता है कि अनुकूल, कोई चीज़ किसी चीज़ के सही बैठे तो वो अनुकूल है उस चीज़ के, वरना प्रतिकूल है। ठीक है, तो जैसे कि अगर सामंजस्य बैठा लेता है पर्यावरण में रहने वाले सजीव, पौधे और जलवायु के साथ सभी लोग एक दूसरे से सामंजस्य बैठा के रहने लगते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो एक्चुअली में वही पारिस्थितिक अनुकूलन कहलाता है। और अगर सामंजस्य नहीं बैठा पाते तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ना। जैसे कि अगर हम किसी भी हम जैसे रूस में चले जाएं, साइबेरिया चले जाएं, वहाँ बहुत ठंड है, तो हम वहाँ की जलवायु के अनुकूल नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की हम जो पर्यावरण तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, उससे हम जो है सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो हमारे लिए प्रतिकूल है ना। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारितंत्र के प्रमुख तत्व या घटक बताइए। तो पारितंत्र के प्रमुख तत्व घटक इस प्रकार हैं कि एक तो है अजैविक घटक और एक है जैविक घटक। तो अजैविक, पारितंत्र मतलब चारों तरफ का वातावरण एक तरफ से। ठीक है, तो जो अजैविक तत्व हैं पारितंत्र के, इसमें तापमान, वर्षा, अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है लेकिन पर्यावरण के वो तंत्र हैं, तत्व हैं, याद रखना। आर्द्रता मतलब नमी, जल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मृदा, है ना, मृदा आदि को सम्मिलित किया गया है किसमें, अजैविक तत्व में। और जैविक तत्व में किसको सम्मिलित किया गया है, और जो जैविक तत्व हैं इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को शामिल किया गया है। जैसे उत्पादक आप जानते हैं पेड़ पौधे, इसमें सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता जो हैं यह परपोषित जीव होते हैं एवं उत्पादकों द्वारा उत्पन्न भोजन ग्रहण करते हैं। और अपघटक जो हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पादपों तथा प्राणियों तथा जैविक पदार्थों को वियोजित, सड़ाते हैं और गलाते हैं। किनको, अपघटक कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव, जो इन सबको, है ना, उत्पादक को भी और उपभोक्ताओं को भी जब जो मर जाते हैं तो सड़ा गला के मिट्टी में ही मिला देते हैं, अपघटित कर देते हैं, ये जैविक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए। अच्छा, पारितंत्र के घटक के लिए एक चित्र भी मैंने आपको दिया है, तो इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। और अब अजैविक घटक जो होते हैं, देखिए जैविक घटक में क्या क्या है, उत्पादक हैं, उपभोक्ता है और सूक्ष्म जीव हैं। और जो अजैविक घटक है इसमें जल है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाई, नाइट्रोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन चक्र कैसे संपन्न होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन चक्र कैसे संपन्न होता है, तो हरे पौधों में, जो हरे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया मतलब सूर्य से जो प्रकाश ग्रहण कर अपने भोजन बनाते हैं, वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। यह वायुमंडल में पहुंचती है, जैसे ही ऑक्सीजन निकलती है तो वायुमंडल हमारे चारों तरफ जो है उसमें पहुंचती है, जहां पर कुछ समय तक अपने वास्तविक रूप में रहती है। विभिन्न जीवों द्वारा उपभोग होने के बाद, विभिन्न जीवों द्वारा मतलब जितने भी जीव जंतु हैं सब ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, इनके द्वारा वो उपभोग होने के बाद पुनः वायुमंडल में पहुंचती है। इस प्रकार ऑक्सीजन चक्र संपन्न होता है, यही चक्र चलता रहता है ना, और यह संपन्न होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। तो जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच से रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को, जीवधारी और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्व के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक कहा जाता है। जैसे रासायनिक चक्र मतलब कि पौधे को जन्म लेने के लिए मिट्टी में क्या होना चाहिए, ह्यूमस होना चाहिए, खाद होनी चाहिए, उर्वरक, यानी मिट्टी में भी रासायनिक तत्व होते हैं जिनसे लेकर पौधे उगते हैं। तो वो रासायनिक चीज़ें कहाँ से आती हैं, आप ये सुनिए। कोई भी जो क्या होता है, कोई भी छोटे जो प्राणी होते हैं, चूहा, बिल्ली या कुछ भी हुआ, है ना, जैसे कोई बकरी हुई तो उसने उन पौधों को खाया, ठीक है, जो उगा पौधा, उन पौधों को खाया।
अब उस बकरी को या किसी भी खरगोश वगैरह को खाया किसी भेड़िए ने, उस भेड़िए को किसी शेर ने खाया, और वो शेर जब मर गया, है ना, जब वो शेर मर गया तो सूक्ष्म जीवों ने उसको अपघटित कर मिट्टी में ही मिला दिया है, जिससे उसके रासायनिक तत्व उसी मिट्टी में घुल गए। तो यही जो रासायनिक तत्व है फिर से पौधे ने लेकर एक नया जन्म लिया। तो इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।